हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आपका एक सब्जेक्ट है और आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 3 को पूरी तरह काफ़ी डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। ये जो वीडियो है दोस्तों, वो पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को पूरी तरह शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ पे इस यूनिट का नाम है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नव संस्थागतवाद। ठीक है, ट्रेडिशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है कि यहाँ पर हमें न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को पढ़ना है और इसके साथ ही यहाँ पर जो मेन चीज़ जो बात की गई है, मतलब दूसरे जो टॉपिक है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पे हमें पारंपरिक जो तुलनात्मक राजनीति है, इसके उपागम या परंपरागत राजनीति, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, इसको भी समझना है। तो इस तरह यहाँ पे पारंपरिक और नव संस्थागतवाद को हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना है। क्या बातें कैसे हैं, ये सारी बातें आपको आगे ही समझ में आएंगी। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं नव संस्थागतवाद की, तो नव संस्थागतवाद को मैंने हल्का सा पहले के जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल में हल्का सा समझाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो नव संस्थागतवाद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति की जो दृष्टिकोण थे या जो पारंपरिक तरीका था तुलनात्मक राजनीति का, और जो मॉडर्न तरीका आया आगे चलकर, तो इन दोनों से थोड़ा अलग है ये नव संस्थागतवाद। तो इसे अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। करीब 500 साल से लगभग 2500 साल से तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन के प्रयत्न होते रहे हैं, परंतु आधुनिक युग में विशेषतः दूसरे विश्व युद्ध के बाद से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के कई नए तरीके विकसित हुए हैं। हालांकि इनकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ में हो गई थी। इस तरह तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर किया जाने लगा है। नए उपागम के कुछ समर्थक पुराने उपागम को पिछड़ा हुआ और बेकार समझते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण सही नहीं है। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी के लिए परंपरागत उपागम, जो पुराने उपागम है, और जो आधुनिक उपागम है, दोनों की जानकारी लाभदायक होगी। तो यहाँ बात को समझिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की, तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता है तुलना कर राजनीति का अध्ययन करना। तुलना करने का मतलब है जब हम कंपैरिजन करें, जैसे कि इंडिया कंपैरिजन करें कि इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, या अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी तुलना जब किसी दूसरे देश से की जाए और फिर राजनीति के नए नए सिद्धांत निकालने का प्रयास किया जाए, राजनीति की समस्या को समझने का प्रयास किया जाए, तो ये होता है तुलनात्मक राजनीति। सिंपल सा अर्थ है, तुलनात्मक राजनीति में हम अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए राजनीति का अध्ययन करते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ये होती है तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक राजनीति 2500 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। 2500 साल पहले से ही, लगभग एक अंदाज़ा बताया गया है आपको, एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन हाँ लगभग 2500 साल पहले के आसपास अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड के दौरान हमें दिखाई देता है कि तुलना करके राजनीति का जो अध्ययन है ये शुरू कर दिया गया था। लाइक हमें अरस्तु का एग्जाम्पल मिल जाता, जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने क्या किया था, 158 जो देश थे उनके संविधानों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था, अपने शिष्यों से उसके विवरण तैयार करवाए थे। तो मतलब हमें लगभग 2500 साल पुराने ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं जब हमें दिखाई देता है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना शुरू कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह 2500 साल पहले से कई तरीके या कई सारे मेथड्स थे जिनके द्वारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता था। तो कई सारी मतलब तरीके थे जिसको हम परंपरा कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो कई सारे तरीके थे, कई सारे मेथड्स थे जिनके द्वारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हो रहा था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कई सारे नए तरीके विकसित हो जाते हैं। मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक कई सारे पुराने तरीके थे जिनके द्वारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की एक लंबी परंपरा 2500 साल पहले से, मतलब 2500 साल पहले से शुरू हो चुकी थी।
ठीक है, उस समय कई सारे तरीके थे जिसके द्वारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे नए तरीके विकसित हुए, कई सारे नए तरीके आ गए जिसके द्वारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा। अब ये जो नए मेथड्स थे इनके कारण, अब क्योंकि दो मेथड्स आ गए, एक मेथड पुराना हो गया जिसके द्वारा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा, और एक मेथड नया हो गया। अब एक पुराना तरीका हो गया, एक नया तरीका हो गया तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने का। और इसी कारण से, नया अध्ययन आने के कारण से एक आधुनिक शुरुआत मानी गई। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के कुछ उपागम भी सामने आ गए। और इसी कारण से मतलब कहने का यही है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अब दो उपागम हो गए, एक परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत मतलब वो पुराने तरीके जो लंबे समय से प्रयोग में थे, और आधुनिक उपागम वो उपागम है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो तरीके नए सामने आए हैं। ठीक है, जिन्होंने पुराने तरीकों का क्रिटिक किया है, कहा है कि पुराना जो तरीका था ना तुलनात्मक राजनीति का, वो बहुत बेकार था, उसमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो पिछड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें हमें बदलाव करना है और हमें आधुनिक तरीके से तुलना करके राजनीति का अध्ययन अब हमें करना है। तो कई सारे तर्क वितर्क दिए जाते हैं। यहाँ तक आपको नॉर्मल बातें समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको नॉर्मल बातें समझ में आ गई कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, कब से मतलब शुरू हुआ, ये सारी नॉर्मल बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसे चार्ट को देखकर आप, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, इसे देखकर आप और डिटेल में समझ सकते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है, यह हल्का सा आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, एक परंपरागत उपागम है और एक आधुनिक उपागम है। यहाँ पे ध्यान देना, हिंदी में ना कुछ वर्ड्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं यहाँ पर, तो उन्हें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, अप्रोच को कई सारे किताबों में हिंदी में दृष्टिकोण लिखा जाता है। लाइक एसओएल की रीडिंग वगैरह आप देखोगे तो वहाँ पे अप्रोचेस को दृष्टिकोण लिखा गया है, और नॉर्मली उपागम भी लिखा गया है। तो अप्रोच एक वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है, इसे हिंदी में उपागम भी कह लो या दृष्टिकोण कह लो, तो बात एक ही है, कंफ्यूजन यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उपागम को हम दृष्टिकोण भी कहते हैं हिंदी में। इसी के साथ एक शब्द है जैसे कि संस्थागत, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना शब्द, यहाँ पे संस्थागत शब्द है। अब ये शब्द संस्थागतवाद लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग इसे संस्थावाद भी कह सकते हो, संस्थात्मकवाद भी कह सकते हो। तो कई सारे जो शब्द होते हैं हिंदी में उनके मतलब पर्यायवाची होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है बच्चों में, जिसको मैंने अभी क्लियर कर दिया। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट टीचर्स के कारण ही होता है, क्योंकि हो सकता है ना अगर टीचर चाहे तो किताब वगैरह में जो भी है वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करे, लेकिन कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और मुझे भी कई सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि मैं आपको समय समय पर सारे शब्दों से परिचय करा सकूँ, नहीं तो आप लोगों को किताब समझ नहीं आएगी। तो ये तो सामान्य बातें थी, बाकी आपको यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के बारे में कुछ सामान्य बातें जो मैंने अभी आपको नॉर्मली बताई। तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक राजनीति एक लंबे समय से शुरू हो गया था, तुलना करके राजनीति का अध्ययन करना, अलग अलग देशों की राजनीति का अध्ययन तुलना करके शुरू हो गया था लंबे समय से। अब कई सारे पुराने तरीके थे तो उनको हमने पुराने तरीके कह दिया, परंपरागत उपागम कह दिया, जिसको इंग्लिश में हम ट्रेडिशन अप्रोचेस कहते हैं। और फिर कुछ नए तरीके विकसित हो गए जिसके द्वारा अब तुलना करके राजनीति का या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए हमने इनको मॉडर्न अप्रोचेस कहना शुरू कर दिया। अब यहीं पर खेल शुरू होता है नव संस्थागतवाद का। अब देखो, यहीं पर बात अब शुरू हो रही है नव संस्थागतवाद की। अब ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, यहाँ बात को समझो। देखो, अभी मैं आगे सारी बातें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझो परंपरागत उपागम में होता था, क्या होता था परंपरागत उपागम में? परंपरागत उपागम में ज़्यादातर फोकस इंस्टीट्यूशन के ऊपर किया गया था। किसके ऊपर किया गया था? इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, संस्था के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, और आधुनिक उपागम में क्या किया गया? आधुनिक उपागम में कहा गया अरे यार, संस्था का उपागम, जो संस्था का यूज़ है ज़्यादा, वो नहीं करना चाहिए। इसने संस्था का क्रिटिक कर दिया। परंपरागत उपागम में संस्था का ज़्यादा उपयोग हुआ, ठीक है, और आधुनिक उपागम ने संस्था को इग्नोर कर दिया पूरी तरह। कहा संस्था के बिना भी हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। अब ये संस्था क्या है आगे समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन इतना समझो कि परंपरागत उपागम ने संस्था के वगैरह के ऊपर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, और आधुनिक उपागम ने इस पर बिल्कुल जोर नहीं दिया, इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्था हकीकत में आज भी इम्पॉर्टेंट है, तो आधुनिक उपागम ने तो इसको इग्नोर कर दिया था। और इसी के कारण, क्योंकि आधुनिक उपागम ने इग्नोर कर दिया था और कई सारी परंपरागत उपागम में भी अच्छाइयाँ थी, इसको भी साथ में मिलाते हुए और कुछ जो कमियाँ थी इसको सुधारते हुए नव संस्थावाद सामने आया है। नव संस्थावाद सामने आया है। जो भी कन्फ्यूज़न है आगे क्लियर हो जाएगी,
लेकिन यहाँ आपको समझ में आया नव संस्थावाद क्यों सामने आया। अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो पारंपरिक जो उपागम है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आधुनिक उपागम में हम यहाँ पे बस नव संस्थागतवाद को ही देखेंगे। आधुनिक उपागम का यहाँ पे हमें कुछ मतलब हल्का सा बस समझना है, कुछ डिटेल में नहीं जाना उसके, ठीक है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण के, ठीक है। जो परंपरागत कह लो, पारंपरिक कह लो, बात वही है। तो कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं तुलनात्मक राजनीति की, तो अब उसको हम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कौन कौन से अप्रोचेस हैं। एक है दार्शनिक दृष्टिकोण, एक है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एक है औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण, और एक है समस्याग्रस्त दृष्टिकोण, और एक है विन्यास दृष्टिकोण, एक है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, और एक है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। संरचनात्मक कार्यात्मक के बारे में मैंने जो बातें आपको इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बताई है, वही बातें हैं यहाँ पर सेम, ठीक है। दृष्टिकोण का मतलब थोड़ा सा अलग रखा गया है, लेकिन यहाँ पे अलग कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया वही है यहाँ पे, इसकी बात कल आगे की जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपने हल्का हल्का देख लिया कि यहाँ पे ये सारे क्या हैं, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक जो दृष्टिकोण है, जो पारंपरिक दृष्टिकोण था तुलनात्मक राजनीति का, इसके अलग अलग इसके अंदर की बातें कर रहे हैं। इसके भी जो उपागम है परंपरागत उपागम के अंदर आते हैं ये सारे उपागम, ठीक है। ये सारे परंपरागत उपागम का एक हिस्सा कह लो आप इन्हें, या टाइप्स कह लो। तो एक एक करके बात कर लेते हैं सबकी। तो तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण, पहला है यहाँ पर दार्शनिक दृष्टिकोण या दार्शनिक उपागम। दार्शनिक दृष्टिकोण के अध्ययन के समय से ही तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग होता रहा है। प्लेटो से लेकर हेगल तक विभिन्न विचारकों ने दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया और प्रयोग किया। इस विधि में सर्वप्रथम निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर वैज्ञानिक आधार पर उन्हें परखने का प्रयास किया जाता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें तथ्यों से कोई संबंध नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। अब यहाँ पे बात को समझिए, दार्शनिक उपागम है क्या, दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है। सिंपल सी बात है, दार्शनिक उपागम या दार्शनिक दृष्टिकोण में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कोई जो व्यक्ति होता है, जो दार्शनिक होता है, उसके विचारों की। लाइक प्लेटो, अरस्तु, ये जो विचारक थे ये दार्शनिक थे, ठीक है। ये दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, जो भी विचारक होते हैं नॉर्मली राजनीतिक सिद्धांत के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें हम दार्शनिक के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लेता है किसी सब्जेक्ट में, तो वो एक तरह से फिलोसफर के साथ ही साथ वो एक उस सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा ज्ञाता बन जाता है, जिसको हम कहते हैं वो एक तरह से उस सब्जेक्ट का वैज्ञानिक भी बन गया है। तो यहाँ पे दार्शनिकों वगैरह को अगर आप देखेंगे तो दार्शनिक वगैरह का मुख्य काम विचार करना है, किसी टॉपिक को लेकर विचार करना। दार्शनिक कौन होता है? दार्शनिक का मतलब ये नहीं है कि जिसने डिग्री ही हासिल की हो किसी सब्जेक्ट में मेनली। दार्शनिक का मतलब ये भी है कि कोई विचार करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे हम? जाहिर सी बात है, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी किसी टॉपिक के बारे में, उसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष दे पाएंगे ना, सबूत के साथ। तो यहाँ पे मेरे लिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ दार्शनिक कौन होता है। तो दार्शनिक वो व्यक्ति होता है जो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय के ऊपर गहन अध्ययन करता है, गहन बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर उसके ऊपर मतलब निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति दार्शनिक कहलाता है, ठीक है। और कुछ आगे की बातें बताने का आपको प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर जितना भी कार्य वो करता है, इस कार्य के लिए वो मुख्य रूप से अपने वैचारिक दृष्टिकोण को अपनाता है। मतलब यह है कि प्लेटो ने जितना भी ज्ञान हमारे सामने रखा उसमें उसने अपने विचारों को रखा। ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने पूरी दुनिया की मतलब राजनीति को मतलब एक साथ रखकर अच्छे से बिल्कुल उसकी तुलना की, बिल्कुल उसकी वैज्ञानिक आधार पर तुलना की, फिर उसको लागू किया अपने विचार को, फिर देखा, परखा, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर आपके लिए कोई सिद्धांत बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं था। तो दार्शनिकों में यही होता है, दार्शनिक अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया उसके बाद वो आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो अपने विचारों से बताते हैं। ये फ़र्क होता है वैज्ञानिक और दार्शनिक में। वैज्ञानिक क्या करता है? एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूफ करता है कि अगर इस केमिकल को मिलाओगे और इस केमिकल को मिलाओगे तो रिजल्ट आपका यही आएगा, ठीक है। 1+1 2 ही होगा। ये होता है वैज्ञानिक चीज़ें, मैक्सिमम ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, इन ये एक्सपेरिमेंट के साथ आती हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण में दार्शनिकों के विचार आते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये सब दार्शनिक थे, ठीक है। हालांकि इन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया, कई सारे सबूत भी रखे, लेकिन ये दार्शनिक हैं माने जाते हैं, ठीक है, फिलोसफर। तो यहाँ पे आपको दार्शनिक दृष्टिकोण समझ में आ गया। दार्शनिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि अलग अलग जो विचारक हैं वो
अपने विचार प्रस्तुत करते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। हालांकि कई सारे वैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत मतलब प्रयोग किए जाते हैं, अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी रखे जाते हैं। अब यहाँ पे कमी मैं बता देता हूँ, कमी क्या है। देखो, कमी यही है, आप समझ ही गए होंगे वैसे। बाकी कमी ये है कि दार्शनिक जो कुछ भी बताते हैं ना, उसको व्यवहार में ज़मीनी स्तर पर लागू करने में बहुत दिक्कत आती है, कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे कि प्लेटो का आदर्श राज्य, इसको लागू करने में कठिनाई हुई थी। सर थॉमस मूर के एटोपिया जो राज्य था, उसको पृथ्वी पर लागू करना काफ़ी डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे बात को समझो। प्लेटो ने ना एक सिद्धांत दिया आदर्श राज्य का। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप कहोगे यार बहुत सारी दिक्कत होती है राज्य के अंदर, देश के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी समस्या हैं, क्या हैं कैसे है, बहुत मतलब उलझन भरी चीज़ें हैं। कभी दंगे हो रहे हैं, कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी चोरियाँ हो रही हैं, कभी कोई कोई किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, कई सारे नए कानून बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत व्यापक हैं सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है, क्या कोई तरीका है? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है कि पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग या जो भी मतलब सबूत हैं उसके अकॉर्डिंग या कुछ भी हो, स्टडी वगैरह कर कर आगे के आपके लिए सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो यहाँ पे बात समझ रहे हैं आप कि जो फिलोसफर हैं या जो राजनीतिक विद्वान हैं, वो कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक समस्या या जो भी समस्या है, अलग अलग फील्ड की जो भी समस्या है, उसको हल किया जा सके। और इसी के लिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्लेटो ने कहा था एक आदर्श राज्य स्थापित किया जा सकता है, एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट आप स्थापित कर सकते हो। एक आदर्श राज्य क्या होगा, तो प्लेटो ने कहा एक आदर्श राज्य वो राज्य होगा जहां पर जो राजा होगा वो दार्शनिक होगा। दार्शनिक होगा, जो राजा होगा वो दार्शनिक होगा। मतलब ये जैसे कि अगर प्लेटो एक दार्शनिक हैं तो उन्हें राजा बना दिया जाए। हालांकि मैं यहाँ पे प्लेटो को क्रिटिक या मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उनका, बस समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। जो दार्शनिक होगा उसको राजा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। ये प्लेटो ने कहा, क्योंकि जो दार्शनिक वर्ग होता है उसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। हालांकि प्लेटो ने एक कॉम्पिटिशन वाली व्यवस्था भी बताई थी कि किस तरह का कॉम्पिटिशन होगा, फिर एक एंड में जाकर जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, जो दार्शनिक होगा, वही राजा बना दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें बताई थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी प्लेटो ने बताई थी, ये एक आदर्श राज्य था प्लेटो के अनुसार। प्लेटो का आदर्श राज्य इसे हम कहते हैं। लेकिन प्लेटो ने ये सिद्धांत तो हमें दे दिया, ये उस प्लेटो का जो विचार था, प्लेटो ने ये तो हमें दे दिया। लेकिन जब बात आई इसको हकीकत में लागू करने की, तो बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल। इसलिए ऐसी मुश्किल हो गई कि इसे हम कभी ना तो लागू कर पाए, ना लागू कर पाएंगे, ठीक है। कई सारे दार्शनिकों ने साफ तौर पर कहा है कि इसे हम कभी लागू भी नहीं कर सकते। तो बात आपको समझ में आ गई। दार्शनिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि दार्शनिक अपने विचारों से कि हाँ, हम इस चीज़ को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तो होना चाहिए बात अलग होता है, और वर्तमान में क्या चीज़ें हैं ये अलग होता है। तो दार्शनिक थोड़ा ऐसा विचार प्रस्तुत कर देते हैं जिसको हकीकत में लागू कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद है ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? देखिए, हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब सिंपल सा है, जब हम दूसरे देश की राजनीति को, मतलब किन्हीं देशों की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करते हैं तुलनात्मक राजनीति में, तो वो हिस्टोरिकल मेथड ही कहलाएगा। अब हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, इसको समझो। देखो, अगर हमें अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति की तुलना करनी है, ठीक है, दो देश उदाहरण के लिए मैंने ले लिए, एक अमेरिका, एक ब्रिटेन। अब इन दोनों का अगर मुझे देखना है पॉलिटिकल जो सिस्टम है या यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी तुलना करनी है, और इसकी तुलना करने के लिए मैं ऐतिहासिक उपागम का सहारा ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि मैं इन दोनों की हिस्ट्री को देखूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा, अरे यार, जो ब्रिटेन है वहाँ पर तो 1688 में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, एक गौरव में क्रांति हुई थी, एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, रक्तहीन क्रांति हुई थी, जिसके बाद ब्रिटेन में एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था स्थापित की गई। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे राजा भी हो और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, मतलब संविधान भी हो, और आज भी ये व्यवस्था कायम है। तो मैंने इतिहास में देखा कि हाँ, वहाँ पर पहले 1688 में एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक काफ़ी बिना किसी ब्लड के, मतलब खून खराबे के, एक क्रांति हुई थी, जिसमें ये व्यवस्था लागू की गई थी कि वहाँ पे एक संसद होगी जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी और राजा भी होंगे। तो और आज भी हमें ये दिखाई दे रहा है। तो मुझे बात समझ में आ गई कि आखिर आज भी ब्रिटेन में मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था
क्यों हैं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को देखा, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा कि यार ब्रिटेन एक बहुत बड़ा ताकतवर देश रहा है। ब्रिटेन में ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मोनार्की व्यवस्था है। और जो यूएसए है वहाँ पर 1776 के बाद जैसे यूएसए स्वतंत्र होता है तो वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो यूएसए का क्या हाल है? तो फिर यूएसए को समझने के लिए मैं वहाँ की हिस्ट्री देखूंगा। तो जब मैंने यूएसए की हिस्ट्री देखी, जब मैंने ब्रिटेन की हिस्ट्री देखी, तो मैं अब ज़्यादा अच्छे से तुलना कर पाऊंगा। अब फिर मैं जब ब्रिटेन की हिस्ट्री को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ब्रिटेन में लंबे समय से राजतंत्र मौजूद रहा, और राजतंत्र एक पॉजिटिव सेंस में वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा। राजतंत्र ने पूरे देश पर वहाँ पे कब्जा, मतलब पूरे देश में अपनी, मतलब ब्रिटेन का नाम भी ऊंचा किया था, और ब्रिटेन के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। और सबसे अच्छी बात ये कि 1688 में शांतिपूर्ण ढंग से जो व्यवस्था स्थापित की उसे भी राजतंत्र ने वहाँ के स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह से वहाँ के लोग संतुष्ट हैं, जो भी है ठीक है, वहाँ के लोग अभी संतुष्ट हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो यूएसए में डेमोक्रेसी क्यों है? तो फिर मैंने देखा अरे यूएसए तो एक न्यू कंट्री के रूप में इवॉल्व हुआ। वहाँ पे फिर कई सारे यूरोपीय जाकर बस गए, यूरोपीय विचार वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे राजतंत्र वगैरह वैसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। वहाँ पे लोग फ्रीडम की ही बात कर रहे थे, और ये ऐसा टाइम पीरियड था जब फ्रीडम वगैरह के जो विचार थे वो भी इवॉल्व हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति भी हुई थी 1789 में, वहाँ से भी बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता के विचार आ रहे थे। तो इस तरह यूएसए में काफ़ी मजबूत से एक डेमोक्रेसी व्यवस्था स्थापित हो गई। तो ये मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऐतिहासिक उपागम का यूज़ किया और तुलनात्मक राजनीति को समझने का प्रयास किया। तो आपको हिस्टोरिकल अप्रोच समझ में आ गई होगी, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच आपको समझ में आ गई। ऐतिहासिक उपागम क्या होता है? ऐतिहासिक उपागम में हम ऐतिहासिक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, इसे आप नोट कर लें, इसे आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली बातें लिखी हैं कि हम क्या करते हैं, इस उपागम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों की शासन प्रणालियों के ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना करते हैं, और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए और संभावित त्रुटियों के निवारण के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। फिर हम ये भी करते हैं ना कि जो समस्या सामने आई है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे मज़े या इंटरेस्ट के लिए थोड़ी ना तुलना कर रहे हैं कि दो देशों की राजनीति की, हम यहाँ पे समझने के बाद सारी चीज़ें जो कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो समस्या हमें दिखाई देती है किसी तीसरे चौथे देश में, तो हम वहाँ पर उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो ये भी प्रयास किया जाता है। ऐतिहासिक उपागम में कुछ जो दार्शनिक है, जो बड़े बड़े जो विचारक हैं महत्वपूर्ण, वो ये हैं, जैसे कि निकोलो मैकियावेली हो गया, ठीक है, इटली के विचारक थे। फ्रांसीसी दार्शनिक जैसे कि चार्ली द मॉन्टेस्क्यू, अलेक्सी द ताकविल, और अंग्रेज विचारक वॉल्टर बेजहॉट और हेनरी समनरमैन। तो ये प्रमुख दार्शनिक हैं जिन्होंने ऐतिहासिक उपागम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक उपागम में क्या करते हैं, ऐतिहासिक सामग्री का हम संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ऐतिहासिक जो सामग्री है हमारे पास, फिर उसकी तुलना करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण तो मैंने आपको पहले दे दिया। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है कि यदि हम भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन की वर्तमान राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान जरूरी होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम आज के ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, रूस और चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास समझेंगे तो इसके लिए हमें पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। हमें चीन की हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा ना, चीन में राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। उसी हिसाब से फिर हम समझ पाएंगे इन देशों की राजनीति व्यवस्था को। सिंपल सी बात है, आज भारत में किस तरह से डेमोक्रेसी स्थापित हुई है, आखिर भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया, तो इसका आंसर आपको इतिहास में मिलेगा। इतिहास में अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को लागू करने का भारत में प्रयास किया गया था। और साथ में ही जो भारत था उस समय वो ब्रिटेन से ही प्रभावित था। ब्रिटेन में जो मैक्सिमम हमारे जो विद्वान लोग थे, ब्रिटेन में उन्होंने पढ़ाई की थी, लंदन में उन्होंने डिग्री ली थी बैरिस्टर वगैरह की। तो जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली थी उससे ज़्यादा परिचित थे भारतीय लोग, इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें हिस्ट्री में इसका आंसर मिलता है। इसके साथ ही किसी देश की राजनीति को अगर हमें समझना है तो हम राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन
कैसे करेंगे कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी रही है, राजनीतिक थॉट कैसे रहे हैं किसी देश में पहले, फिर वर्तमान समय में पहले का क्या प्रभाव रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप उसे पढ़ लेना, मैंने आपको मेनली समझा दिया है। तो जाहिर है किसी राजनीतिक संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी बातें थी। ऐतिहासिक उपागम को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कानूनी औपचारिक उपागम की। इसे औपचारिक कानूनी उपागम भी कहते हैं या कानूनी औपचारिक उपागम कह लो, ज़्यादा अच्छा है। लीगल फॉर्मल अप्रोच। यहाँ पे फॉर्मल और औपचारिकता का आपको मतलब पता होना चाहिए। देखो, औपचारिकता का मतलब सिंपल होता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं जैसे कि अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, किसी ऑफिसर के पास जाएं, तो उससे आप कैसे मिलेंगे? एक लहजे में मिलेंगे, एक मतलब आप एक रिस्पेक्ट के साथ मिलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आप उसको सर कहकर बोल सकते हो या वो आपको सर करके बोले। कहीं आप कहीं ऑफिस वगैरह में जाओ, किसी दफ्तर वगैरह में, तो वहाँ पे आप ऐसे ही देखोगे, वहाँ पे औपचारिकता होती है। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं होती, वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती, वहाँ पे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, औपचारिक होती हैं। ठीक है, ये होता है औपचारिकता। और अनौपचारिकता मतलब होता है ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। आज हम लोग फ्रेंड के साथ जैसे रहते हैं, फैमिली में जैसे रहते हैं, तो वो अनौपचारिक चीज़ें होती हैं। ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, कानूनी औपचारिक उपागम का मतलब क्या होता है कि देखो, कानूनी औपचारिक उपागम में हम अलग अलग देशों के संविधानों, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनकी तुलना कर लेते हैं। मतलब सिंपल सा है, बहुत ईजी है कि हम कानूनों की तुलना कर देते हैं कि भारत के संविधान में क्या बातें कही हैं और पाकिस्तान के संविधानों में क्या क्या बातें लिखी हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यार भारत के संविधान में ये बातें हैं और हम देख रहे हैं कि आज भारत की स्थिति पाकिस्तान से अच्छी है, तो हमें लगता है कि हो सकता है कि भारत ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और कई ऐसे मौलिक अधिकार दिए हैं जो लागू करवाने के लिए जिससे भारत के नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, और कई सारे दूसरे भी अधिकार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय संविधान में। तो क्या पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं हैं या कुछ चीज़ों की कमी है जिस कारण से वहाँ पे व्यवस्था खराब है? तो इस आधार पर तुलना करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है कानूनी औपचारिक उपागम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो संस्थाएं हैं, जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी हम कानूनी व्यवस्था देख लेते हैं। जैसे कि मेन मुख्य रूप से संविधान, हर देश में अपना एक संविधान होता है, चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो। हालांकि ब्रिटेन का संविधान भी अलिखित है, लेकिन लिखा हुआ है कई सारी बातें। तो जो संविधान है, अलग अलग देशों के संविधान में क्या क्या कानून हैं, जैसे कि रूस में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, अमेरिका में कौन से कानून हैं संविधानों में, जब हम इनकी तुलना कर लें, जब हम इनको देख लें, तो ये होता है हम कानूनी औपचारिक उपागम देख रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बस हमने ऊपर ऊपर से कानून देख लिया कि यहाँ पर ये कानून मौजूद है, यहाँ पर ये कानून मौजूद है, यहाँ पे ये कानून मौजूद नहीं है। देखिए, हमने ये नहीं देखा हकीकत में ज़मीनी स्तर पर उन कानूनों का कितना लाभ उठा पा रहा है व्यक्ति। आज व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार है, हकीकत में कितना व्यक्ति भारत में शिक्षा का लाभ उठा पा रहा है, हमने ये नहीं देखा। वो बात अलग है, हम देखते नहीं देखते, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कानूनी औपचारिक उपागम में ये नहीं देखा जाता कि अब ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। वो उसने बस ये देख लिया कि ये अधिकार प्राप्त है तो ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह संविधान के अलावा कई सारे संगठनात्मक ढांचे होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे संसद ले लो, दूसरी कई सारी संस्थाएं हैं, उनके लिए कानून होते हैं। कई सारी ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं हैं, तो भारत में ह्यूमन राइट्स की संस्था को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, उनके लिए क्या कानून बने हैं, अमेरिका में कौन कौन से कानून बने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कानूनी रूप से तुलना की जाए तो ये होता है कानूनी औपचारिक उपागम। इसकी क्या कमी है ये आपको समझ में आ ही गया। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात है कि ये जो कानूनी औपचारिक उपागम है, इसमें अनौपचारिकता नहीं होती। मतलब ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है ये नहीं देखा जाता, यही इसकी कमी है कि आखिर ग्राउंड लेवल पे वो नीति किस तरह से लागू हो रही है, किस तरह के कानूनों का लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इस चीज़ों को जब ध्यान नहीं दिया जाता तो ये एक कमी है ना। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ विद्वान हैं, जैसे कि वुड्रो विल्सन हो गए, ए.वी. डाइसी हो गए, जेम्स ब्राइस हो गए, के.वी. वियर हो गए, हरमन फाइनर हो गए, आइवर जेनिंग्स और कार्ल्स फ्रेडरिक और कार्ल्स लॉयंसटाइन इस ये जो उपागम है इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी हाँ, यहाँ पे संगठनात्मक सुधार का मतलब यही है कि कई सारी संस्थाओं की जो कानूनी स्ट्रक्चर हैं इनको देखा जाता है, फिर इसमें सुधार की जो भी बात है वो की जाती है। आज के व्यावहारिक राजनीति वैज्ञानिक कानूनी औपचारिक उपागम के विरुद्ध यह तर्क देते हैं कि शासन के बाहरी ढांचे और कानून से संबंधित अंगों के अध्ययन
के से किसी देश की यथार्थ राजनीति, मतलब वही है कि हकीकत, यथार्थ मतलब होता है सही सही राजनीति हम नहीं समझ पाएंगे। अब चाइना ने तो अपने आप को एक पीपल्स रिपब्लिक चाइना नाम है उसका, ठीक है। तो पीपल्स रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ के हेड को जनता चूज करे, लेकिन चाइना में तो ऐसा नहीं है ना। अगर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम ले लिया तो मतलब अगर अगर गलती से मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है चाइना की जगह तो गलती होगी वो। बाकी हाँ, मैं यहाँ पे चाइना का एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी पाकिस्तान का एग्जांपल नहीं ले रहा था मैं। तो चाइना में जो हेड है वो गणतंत्र, वो आपको साफ दिखाई देगा, गणतंत्र तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखाई देगा वो गणतांत्रिक दिखाई देगा, रिपब्लिकन दिखाई देगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि सिर्फ हम कानून के आधार बेसिस पर सही स्ट्रक्चर का, कई सही चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। उसी तरह पाकिस्तान देख लो, नॉर्थ कोरिया देख लो, या जितनी भी व्यवस्थाएँ, आप कहीं भी व्यवस्थाएँ जो हैं, अफगानिस्तान वगैरह की व्यवस्थाएँ, इन्हें आप देख लो, तो किस हद तक लोग यूज़ कर पा रहे हैं अपनी फ्रीडम का, किस हद तक नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक एक मतलब चीज़ होती है। तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा क्रिटिक किया जाता है इसका। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं समस्यात्मक दृष्टिकोण की। लोकतंत्र और आर्थिक नियोजन, पंचायती राज और महिलाओं का प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक विकास, एक द्विआधारी प्रणाली का ह्रास, शक्ति का विभाजन, शक्ति विकेंद्रीकरण आदि उनके मुख्य विषय थे। इस तरह के का अध्ययन मुख्य रूप से औपचारिक संस्थाओं और संरचनाओं से संबंधित होते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से ना कई सारे जो विषय हैं उनको लेकर जो समस्या है, जैसे कि लोकतंत्र की क्या समस्या है, आर्थिक नियोजन, प्लानिंग, आर्थिक रूप से जो प्लानिंग करना है, पंचायती राज, महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस तरह का होगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं, ये जो मुद्दे हैं, तो ये उन पर ध्यान केंद्रित करता है। अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से इनसे निपट रही हैं, क्या संरचनाएं हैं, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इसकी ये बात करता है। इसे आप हल्का सा समझ लें, बहुत है इसके लिए, इतना आपके लिए। बाकी जो अभी मैंने 3 जो उपागम आपको पहले बताया ना स्टार्टिंग में अभी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्चुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा याद कर लो। लेकिन एक्चुअल में जो अभी ऊपर के 3 मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है संस्थात्मक उपागम। एक संस्थात्मक उपागम भी होता है, अभी आगे आपकी DU/SL की रीडिंग में दिया नहीं गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, संस्थात्मक उपागम ऑलरेडी मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है। तो संस्थात्मक उपागम भी ना परंपरागत उपागम का ही एक हिस्सा है, परंपरागत उपागम में ही ये आता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं हम, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका है, हम बस उसको देख लेते हैं मुख्य रूप से कि देखो कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कानून बने हैं, कार्यपालिका का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है कार्यपालिका, विधायिका किस तरह की है, यानी कि संसद किस तरह की है, क्या स्ट्रक्चर है, कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा 2 अलग अलग सदन हैं। तो हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं मेनली संस्थात्मक उपागम में, ठीक है। ये भी एक उपागम है। इसे आप, क्योंकि आपकी रीडिंग में नहीं दिया गया, आपके सिलेबस में इस समय तो नहीं दिया गया, आपको स्टार्टिंग में ही जो यूनिट्स थी उसमें आपको संस्थात्मक उपागम पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे पढ़ाना था थोड़ा सा अलग से, मैंने आपको बताया हूँ, क्योंकि वो भी पारंपरिक उपागम का ही एक दृष्टिकोण है, एक हिस्सा है। विन्यासात्मक उपागम, विन्यासात्मक उपागम का भी मतलब, तो विन्यास का मतलब ही होता है थोड़ा स्ट्रक्चर से, लगभग इसका मतलब है थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह को देखा जाता है इसमें। देखो, इस उपागम के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो ये हैं, जैसे कि न्यूमैन, कार्टर, हर्ट्ज, रॉचर, फेंटे आदि, ये प्रमुख नाम है, ये आप पढ़ लीजिए। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था, कानून एवं संविधान को अद्वितीय मानकर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन उस देश के विशेष संदर्भ में किया जाता है, ना कि तुलना में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, विन्यासात्मक दृष्टिकोण में या विन्यासात्मक उपागम में हम किसी देश के, मान लीजिए एक पर्टिकुलर देश है, ठीक है, XYZ कोई भी देश है, तो उसके पूरी जो व्यवस्था है इसको समझते हैं। वहाँ का संविधान कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, सब कुछ देख लेते हैं। मतलब हम किसी एक देश को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। लाइक अगर हम अमेरिका के देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमेरिका को, जब हम सिर्फ अमेरिका को समझने का प्रयास करें तो ये आ जाता है विन्यासात्मक दृष्टिकोण में। यहाँ पर हम तुलना करने से ज़्यादा प्रायोरिटी या प्राथमिकता देते हैं किसी एक देश की जो राजनीति है पूरी तरह उसको समझने में। मतलब हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर देश की हम राजनीति को पहले समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी देश हो सकता है, पहले मान लो मैंने XYZ करके एक देश की राजनीति को समझ लिया पहले, फिर मैंने YZ जो भी है वही लिखा, ABC
ठीक है, ABC नाम के किसी देश को मैंने स्टडी कर लिया अच्छे से। यहाँ पे मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा, पहले तुलना नहीं कर रहा कि इसके देश में मौलिक अधिकार हैं, इसके देश में नहीं है, ये होती है तुलना। ठीक है, यहाँ पे मेनली मैं तुलना नहीं कर रहा, पहले क्या कर रहा हूँ, सब कुछ समझ ले रहा हूँ, XYZ जो भी बातें हैं किसी देश की उसको समझ ले रहा हूँ, और फिर दूसरे देश की XYZ बातों को अच्छे से समझ ले रहा हूँ, फिर थोड़ी बहुत तुलना कर रहा हूँ। मतलब ये कि पहले हम समझ लेते हैं सारी बातें, राजनीतिक व्यवस्था या संविधान वगैरह जब हम समझ लें किसी देश के बारे में पूरी चीज़ें, तो वो आता है विन्यासात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत। क्षेत्रीय उपागम क्या है या क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या है? विभिन्न देशों की अलग अलग परिस्थितियों का विश्लेषण कर जो निष्कर्ष निकलते हैं वे सही अर्थों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित विश्व व्यवस्था के विश्लेषण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन सभी फायदों के बावजूद तुलनात्मक राजनीति के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण वास्तव में अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकरूपता है वे भौगोलिक रूप से एक दूसरे के करीब हों। मतलब यह है, इसके अंतर्गत अलग अलग परिस्थितियों में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। जो सॉल्यूशन निकलता है कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस रूप में वो उपयोगी हो सकती है, तो इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही, सही अर्थों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्थापित विश्व व्यवस्था के विश्लेषण के लिए ये उपयोगी हुआ है। तो ये सामान्य बातें हैं, इसकी कुछ सामान्य बातें आप याद कीजिए। ठीक है, हल्का सा समझ लो, बहुत है ये वाला क्षेत्रीय उपागम। इसके बाद है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण ऑलरेडी आपको जो आपका स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, याद नहीं आ रही, आई थिंक यूनिट 2 है। ठीक है, आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के ऊपर सारी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो भी बातें अप्रोचेज वगैरह हैं उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। ये क्या है, हल्का सा अगर मैं अभी बताऊं आपको, तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि जैसे कि समाज में ना कई सारी संरचनाएं होती हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि परिवार होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो अपने आप में ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्कूल है, अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। तो हम लोग स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं, और हम पॉलिटिकल पार्टी में अगर हैं तो हम यहाँ पर कुछ कई तरह के कार्य भी होते हैं, तो संरचनाएं भी होती हैं, कार्य भी होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण कहता है समाज में कई सारी संरचनाएं हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं अलग अलग माहौल में। तो ये सारी बातें हैं, वो आपको वीडियो आप देखोगे, उपागम की एक वीडियो है संरचनात्मक कार्यात्मक, उसमें आपको सारी बातें ऑलरेडी पढ़ाई गई हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें बात करनी है, मैक्रेडीज ने पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कुछ कमियां बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे कमी वाला जो शब्द था वो मिस हो गया है। ठीक है, हाइड हो गया है यहाँ पे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की कुछ कमियां बताई हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां हैं क्या, यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, कुछ बातें मैं कहूँगा, प्लीज़ सुन लेना उसको। देखो, तुलनात्मक राजनीति की मैं बात करूँ क्या कमी है मैक्रेडीज के अकॉर्डिंग। अभी हमने तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण को देख लिया, जो पुराना दृष्टिकोण था तुलनात्मक राजनीति का, इसको हमने देख लिया। यूनिट 1 में भी थोड़ी बहुत बातें मैंने की थी तुलनात्मक राजनीति की कमियों की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कमी बताई गई है मैक्रेडीज के अकॉर्डिंग। तो तुलनात्मक राजनीति के जो उपागम हैं उनकी क्या कमियाँ हैं, तो यहाँ पे आप बात को समझें। वैसे उपागम का मतलब क्या होता है? उपागम का मतलब होता है तरीका। देखो, एग्जैक्ट कहना, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं उससे अच्छा मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उपागम का मतलब अगर आपको नहीं पता, आसान शब्दों में बताऊं तो उपागम का मतलब या दृष्टिकोण का मतलब आप समझ लो एक तरीका। हालांकि अभी आप सर्च करोगे तो तरीका लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए आप समझ लो कि उपागम का मतलब एक तरीका होता है। तो पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति के उपागम का मतलब तुलनात्मक राजनीति को समझने के पुराने तरीके। ठीक है, तो उपागम का मतलब मैं हमेशा ही यही यूज़ करता हूँ ताकि मैं सारी बातें समझ सकूँ, इसलिए मैं मान लेता हूँ उपागम का मतलब क्या है, तरीका है। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, नजरिया, तरीका, नजरिया, कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे बातें हैं। तो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है, पहली कमी ये है कि ये पश्चिमी देशों तक ही सीमित रहा। जो पुराने तरीके थे तुलनात्मक राजनीति के, ये पश्चिमी देशों तक ही सीमित रहे, क्योंकि जो पुराना तरीका है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ज़्यादा महत्व देता है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को महत्व देने के कारण ये जो दूसरी शासन प्रणालियाँ रही हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं देता, जिस कारण से ये यूरोपीय देशों या जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, अमेरिका वगैरह,
तो उन्हीं वहीं तक ही सीमित रहा है। इसकी पहली कमी ये बताई गई है मैक्रेडीज के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन बहुत औपचारिक रहा है। औपचारिकता मतलब ये है जो पारंपरिक दृष्टिकोण रहे हैं, जो पारंपरिक राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के उपागम रहे हैं, इसमें क्या होता है, औपचारिकता अधिक होती है। औपचारिकता का मतलब ये है जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर ऊपर से देख लिया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, झांक लिया जाता है किसी देश के संविधान के अंदर हल्का सा झांक लिया कि हाँ हाँ यहाँ पे ये व्यवस्था है, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे प्रशासन में ये व्यवस्था है, यहाँ पे संसद ऐसी है, यहाँ पे लोकतंत्र इस तरह का है, ये देख लिया और इसी आधार पर अपने डिसीजन रख दिए। ये एक कमी बताई जाती है। इसके साथ ही परंपरागत उपागम में वर्णन की विधि पर अधिक बल दिया जाता था। पारंपरिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन ना तो व्यवस्थित था और ना ही वैज्ञानिक। कहने का मतलब यह है जो परंपरागत उपागम थे, जो पारंपरिक दृष्टिकोण थे, उनमें क्या होता था, उसमें बस विधि का वर्णन किया जाता था। मेनली जो कानून है उसका वर्णन, उसको डिस्क्राइब करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया जाता था ज़्यादा अच्छे तरीके से, बस कानून को एक्सप्लेन कर दिया, ये ज़्यादा मुख्य फोकस था। ठीक है, बाकी इसकी वैज्ञानिकता को लेकर कई बार इसकी मतलब क्रिटिक किया गया है कि ये ना तो वैज्ञानिक था और ना ही व्यवस्थित। वैज्ञानिक का मतलब यहाँ पे ना कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई प्रूफ दिया गया, ना ही एक व्यवस्थित फॉर्म में ये बातें थी। इसके साथ ही एक कमी ये भी बताई जाती है कि पारंपरिक दृष्टिकोण वर्णनात्मक पक्ष के आसपास केंद्रित था और समस्या पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं केंद्रित करता था। कहने का मतलब यही है, वापस से बात यही आ गई कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो वर्णन पर ज़्यादा ध्यान देता था। वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने पर, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा ध्यान देता था, समस्या पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करता था कि समस्या क्या है। मतलब दो देशों की राजनीति या अलग अलग देशों की राजनीति की तुलना तो कर ली, तुलना करके ये तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, लेकिन समस्या क्या है, समस्या किस तरह से हल हो सकती है मेनली, तो इन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो ये सारी कमियां मैक्रेडीज के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देना, कमियां भले बताई गई हैं लेकिन कई सारी इसके अच्छाइयां हैं, तभी तो आज भी पारंपरिक उपागम का हम नए रूपों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कमियां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ यूज़फुल चीज़ें भी हैं जिसके लिए आज भी इनको मान्यता मिली हुई है। अब इसके बाद हमें बात करनी है नव संस्थावाद की, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की। अब ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए हम यहीं से वीडियो को सेकंड लेक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहीं से आपको सेकंड पार्ट दिखेगा वीडियो का, आपको सेकंड पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं से लगभग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस वीडियो में काफ़ी बातें कर ली। जो हमारा आधा चैप्टर था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। ठीक है, आधे से ज़्यादा बातें ही हमारी हो चुकी हैं। नव संस्थागतवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग देखा जाए तो, वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।